नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा कि जो नैयर है, नैयर और पूरी मिले हैं और वो एक दूसरे को समझा रहे। पूरी जो है नैयर को अपने वकीली तर्क के अंदाज में कनक तुमसे दूर क्यों हुई है, यह बात समझा रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके आगे का भाग आप देखेंगे। अ, पूरी सोए कई बार नैयर के यहाँ गया। रात के भोजन के बाद देर तक बैठकर बात करता रहता। उसने बताया, भावी चुनाव में पंजाब के कांग्रेसी उम्मीदवारों का निर्णय सूद जी के लिए ही हाथ में है। जो भावी जो चुनाव है उस चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार है वह सब कुछ सूद जी के हाथ में ही है। यानी सूद जी जिसे चाहे उसको टिकट दे सकते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में वही सब कुछ है। अकाली दल से कांग्रेस का समझौता हो गया। कम्युनिस्ट का क्या कर सकते हैं, यानी जो जो भी वह कांग्रेस का समझौता है, किसको कौन सा टिकट देना है वह हो गया है, और कम्युनिस्ट का क्या कर सकते हैं। संधियों का प्रभाव केवल शहरों में छोटे व्यापारी वर्ग पर ही, यानी जो संधि होने वाली है या छोटे छोटे जैसे आघाड़ी सरकार बोलते हैं, वह जो होने वाला है वह शहरों में ही दिखाई दे रहा है या व्यापारी वर्ग पर। उनके भी प्रभावशाली लोग सूद जी के साथ हैं। बड़े पूंजीपति और उद्योगपति लोग योजना से अशंकित तो ज़रूर है, पर कांग्रेस के सिवा उन्हें भरोसा किस पर, यानी बहुत से लोग जो सरकार की योजना पर शंका व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सरकार से उन्हें किसी अन्य सरकार पर भरोसा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पे लोगों पर उनको भरोसा है। कांग्रेस या सूद जी घास के पुतले को भी चुनाव में खड़ा कर दे तो हार नहीं सकता। यानी सूद जी जो है किसी भी आर्य गैर्य को या किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दे टिकट देकर, तो वह हार नहीं सकता। सवाल तो कांग्रेस की टिकट पाने का है। कांग्रेस अपना आधार व्यापक करने के लिए कांग्रेस के बाहर के भी कुछ लोगों को अपना टिकट देगी। यानी कांग्रेस जो है अपना जो अधिकार है, जो भी आधार है, वह मजबूत करने के लिए कांग्रेस के बाहर के लोगों को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है। नायर ने समर्थन किया। हाँ ठीक है, कांग्रेस को अपना क्षेत्र व्यापक बनाना ही चाहिए, यानी कांग्रेस को अपना क्षेत्र व्यापक बनाना चाहिए, ऐसा नायर कहता है। इस विषय में नैयर का विचार पूरी से भिन्न था, पर पूरी से व्यर्थ विवाद से लाभ क्या था। यानी वह इस विषय में जो राजनीतिक जो विषय था इसमें पूरी से भिन्न नैयर का विचार है, लेकिन खामखा परेशानी क्यों बढ़े, इसलिए नैयर भी पूरी का समर्थन कर रहा है। सुबह ही अपने मकान में नीचे रहने वाले किराएदारों को परेशानी प्रकट करते सुना था। गेहूं रुपए का 2 शेर बिक रहा था। कंट्रोल की दुकानों से 3 शेर के भाव मिल सकता था, परंतु वहां से गेहूं मिलना ही संभव नहीं था। यानी वह नैयर कहता है कि जो भी उसके नीचे जब पड़ोस के जो किराएदार है वह कहते हैं कि पहले गेहूं कम दाम में मिलता था, अब ज़्यादा मिल रहा है। कंट्रोल की दुकान वाले सरकार से गेहूं लेकर ब्लैक में बेच रहे हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी जो कंट्रोल के जो राशन दुकान होता है वह दुकानदार जो है ब्लैक में गेहूं बेच रहा है, यानी कोई सरकार भी कुछ नहीं करती। सूद जी ने सरकारी गेहूं पाने वाली प्रत्येक दुकान से इलेक्शन फंड में 1000 रुपया ले लिया था। दुकानदारों को वह कमी भी तो पूरी करनी थी। यानी जो दुकानदार थे वह राशन दुकानदार, वह सभी से इलेक्शन फंड के लिए सूद जी ने पैसे लिए थे, तो वहाँ जो भी वो पैसे लिए थे 1000 रुपये, उसकी कमी की पूर्तता करने के लिए दुकानदार भी ब्लैक में गेहूँ बेच रहे थे। नायर का विश्वास था सूद जी से लाभ उठाने वालों की धांधलियों और दुर्व्यवहार से साधारण जनता सूद जी से खिन्न हो रही। यानी जो साधारण जो जनता है, सामान्य जनता, यह सूद जी से खिन्न है, यानी दुखी है। मई के अंत में पंडित गिरधर लाल जी को नायर का पत्र मिला। नायर ने उन्हें आश्वासन दिया था। पूरी ने क्षोभ और उत्तेजना से अपने पत्र में कुछ लिख दिया होगा। मैंने उससे अच्छी तरह बात की है। वह ऐसी स्थिति में बन चुका है कि सामाजिक भय से कोई भी अनुरक्त दायित्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकता। यानी वह मई के अंतम था है जो नायर ने
उसके ससुर पंडित गिरधर लाल जी को पत्र लिखा और उसने पत्र में लिखा था, पुरी जो है उत्तेजना में था इसलिए पत्र लिखा, लेकिन वह सामयिक उत्तरदायित्व में कोई भी अनु उत्तरदायित्व यानी कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। भविष्य में वह इस प्रकार से रहने के लिए तैयार है कि कनक कोई कठिनाई अनुभव न करे। यानी आगे चलकर वह कनक के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन कनक कोई कठिनाई अनुभव न करे। नहीं, सब कुछ ठीक ढंग से रहने के लिए वो तैयार है। उसने तो जया के भविष्य और सामाजिक स्थिति के विचार से यहाँ तक स्वीकार किया है कि यदि कनक अकेली ही रहना चाहे तो भी यहाँ मकान में ही रहे। यानी कनक अकेली रहना चाहे तो भी मकान में आकर रखे जालंधर में। नायर ने अपनी और कांता की भी राय लिखी जैसी भी स्थिति हो कनक का अपने मकान में ही रहना उचित। यानी जो भी स्थिति है कनक का जालंधर पुरी के पास उसके पति के पास भी रहना ठीक है, ऐसा कनक और कांता और नायर का कहना था। पंडित जी 2 दिन तक अभी कभी माथा पकड़े और कभी आंगन में चहकदमी करते कनक के भविष्य के विषय में सोचते रहे। यानी वह पंडित जी जो है 2 दिन तक कनक के भविष्य के बारे में ही सोचते रहे। तीसरे दिन उन्होंने कनक के घर लौटने पर कहा, बेटा जालंधर से नैयर और कांता का खत आया है, तुम भी देख लेना। दीवाने गालिब में रख दिया है। यानी वह कहता है कि बेटा जालंधर से तुम्हारे लिए खत आया है कांता का और नैयर का, जो तुम्हारे लिए रखा है दीवाने का गालिब में। यानी जहाँ पर वो खत रखते थे वहाँ उसका नाम दीवाने गालिब रखा था, तो वहाँ पर रख दिया है। कनक जया के लिए कुछ तरबूजें लेती आई थी, बेटी उससे लिपट गई। यानी कनक जो है जया के लिए कुछ तरबूज लेके आई थी और बेटी आते ही उसको चिपक गई। उसे 2 तरबूजें खिलाकर इच्छा हुई नहा ले, पसीने से लथपथ थी, परंतु पत्र के प्रति उत्सुकता के कारण पहले पत्र ही पढ़ा। यानी वह काम से आई थी तो उसका शरीर थका हुआ था, पहले स्नान करने के लिए चाहा, लेकिन पत्र पढ़ने की भी उत्सुकता थी तो पहले उसने पत्र पढ़ा तो सांस रोक कर रह गई। कुछ पल निश्चल बैठी रही, फिर नहाने चली गई। भोजन के बाद पंडित जी के साथ आंगन में टहल नहीं सकी, पलंग पर लेटी। यानी वह एकदम खिन्न हो गई, दुखी हो गई। पंडित जी ने कनक को पत्र पढ़ते देखा था। दूसरे दिन कनक बाहर जा रही थी तो उसका आशय जानने के लिए पूछ लिया, बेटा कांता का खत देख लिया है, कहाँ रखा है, आज उसे जवाब दे दो। यानी वह पंडित जी ने कनक को पत्र पढ़ते हुए देखा और वो पत्र की देखा तो वह पंडित जी का कनक से कहते कि बेटा वह खत कहाँ रखा है, कांता को जवाब लिखना है। कनक ने आंसू झुकाए उत्तर दे दिया, जीजाजी व्यर्थ झंझटों में पड़े हैं, मैं तो जालंधर नहीं जाऊंगी। यानी वह कनक कहती है कि जीजाजी जो नैयर जो है व्यर्थ झंझटें उत्पन्न कर रहे हैं और उसमें वह पढ़ रहे हैं, मैं जालंधर नहीं जाऊंगी। नैयर पंडित जी का दूसरा पत्र पाकर विस्मय रह गया। उसे बुरा भी लगा कि पंडित जी ने पहले पत्र में अपना अभिप्राय स्पष्ट क्यों नहीं लिखा। यानी पहले पत्र में आप जो भी बात है स्पष्ट क्यों नहीं लिखी। वह पूरी से उस प्रकार बात करके विचित्र समझ में पड़ गया था। इस बार पंडित जी ने लिखा था, चिरंजीव पुरी का धैर्य प्रशंसनीय है, परंतु वह स्वयं स्वीकार करता है कि उनके संबंध में आप कोई तथ्य और अनुराग शेष नहीं है। जिस व्यवहार में तथ्य न हो वह छलना मात्र होगा। यानी वह दूसरा पत्र पंडित जी ने लिखा और उसमें लिखा है कि जो भी पुरी का जो धैर्य है इंतज़ार करने की इंतज़ार कर रहा है उसका इंतज़ार प्रशंसनीय है, यानी स्तुतिपूर्ण है। लेकिन जिस बात में कोई तथ्य नहीं है, उस बात में जिस व्यवहार में तथ्य न हो वह छलना मात्र होगा। यानी जिस व्यवहार में कोई उद्देश्य नहीं है वह केवल टाइम पास होगा कहाँ जाए तो। दूसरों को छला जा सकता है, अपने आप को तो छला नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था में परस्पर संगति कैसे सह हो सकती है। यानी दूसरों को छला जा सकता है, खुद को छला नहीं जा सकता, और वह ऐसी अवस्था में परस्पर गति कैसे सह हो सकती है। यानी एक दूसरे की जो संगति है वह कैसे सफल हो सकती है। चिरंजीवी पूरी सामाजिक कर्तव्य या सम्मान के विचार से अपने भावों का दमन करके स्थिति को निभाने के लिए तैयार है, परंतु यह स्वाभाविक तो नहीं होगा। संबंध का जो शरीर निस्सत्व हो चुका है, यदि बना रहेगा तो सड़कर दुर्गंध जरूर फैलाएगा। यानी जो शरीर साथ दे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। उस दुर्गंध को ढककर दबाकर रखने की कोशिश की जाएगी तो वह
अस्वास्थ्यकर अवश्य होगी, यानी जो वो शरीर किस काम का नहीं, जो मरता है उसको दफन के करने में ही भलाई होगी, नहीं तो वैसा ही रखेंगे तो उसमें से दुर्गंध और फिर वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। चिरंजीव पुरी का पहला ही विचार स्वाभाविक था। कन्नी भी यही कहती कहना कहे यही चाहती, यानी कन्नी भी यही चाहती है। मेरा अनुरोध है कि दोनों ने अगर पहले भूल की स्थिति तो पहले भूल की स्थिति तो उनकी भूल क्षमा करके उसे निरंतर मानसिक क्लेश से मुक्त करने का यत्न किया जाना चाहिए, यानी वह रिश्ते को खत्म करने की बात पंडित जी कह रहे हैं। कन्नी भी यही चाहती है। शब्दों पर नैयर का ध्यान विशेष रूप से गया। उसने खींच कर कांता से कहा, यह बात पिताजी ने पहले इस तरह लिख दी होती तो मैं पूरी को उल्टा क्यों समझा था। मैं चुप ही रह जाता। समझना था तो कन्नी को ही समझना चाहिए था। आप उसे समझाए भी क्या। पिताजी उससे सहमत हैं। नैयर कहता है कि पहले ये बात स्पष्ट तरह से कही होती कि रिश्ता तोड़ना है तो मैं पूरी को समझाता ही क्यों। अब समझाया है तो फिर अब पूरी को नहीं, कनक को समझाना चाहिए था। नैयर साली और ससुर के प्रति अपनी खींच को पत्नी पर उतार लेना चाहता था, परंतु कांता ने गृहिणी की बुद्धि से दूसरी बात कही, यानी जो जो भी उसके मन में कनक और ससुर पंडित जी के प्रति गुस्सा है, वह गुस्सा वह अपनी पत्नी पर निकलना चाहता था। लेकिन कांता जो है घर गृहस्थी संभालती थी, उसी बुद्धि से वह कांता कहने लगी, इस लड़की का दिमाग तो कभी ठीक रह नहीं सकता। पहले हम सब की नाक रगड़वा कर अपनी जिद से उटपटांग शादी कर ली, अब तलाक लेकर हमारे झंडे गड़वाएगी। पिताजी को भी जाने क्या हो रहा है। उन्हें तो अभागिनी लड़की की ममता मारे डाल रही है। चाहते है किसी तरह शांति पाए, पर संतोष भाग्य में न हो तो कहाँ से पाएगी, क्या और शादी करेगी। हमें तो समधियों को भी मुंह दिखाना है। हम लोग मास्टर जी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। पिताजी का क्या है, उन्हें तो अब किसी और को जवाब देना नहीं है, केवल कन्नी का ख्याल है। वह हमेशा ही मुँह जोड़ रही है। मैं कन्नी को लिखती हूँ, यहाँ आए, मैं उससे बात करूँगी। यह क्या तमाशा है। यानी वह कांता पति का समर्थन करते हुए बात करती है कि इस कनक को क्या हो गया है, कैसी बात करिए। और पिताजी भी उसी की बात मानते हैं और केवल उसी के लिए ही पिताजी भी उसका पक्ष लेते हैं। इसको क्या हो गया है, हमें कुछ मालूम नहीं है। वह रिश्ता तोड़ेगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी, हम और लोगों के सामने मुंह कैसा दिखाएंगे। वही का अपने नैयर का ही समर्थन कर रही है और फिर नैयर उस पर गुस्सा नहीं निकालता। और यह तमाशा क्या है देखने के लिए मैं ही कांता कहती कि मैं भी कनक से पत्र लिखती हूँ कन्नी को। नैयर और क्या कहता चुप रह गया। बहू पर उंगलियां फेरता हुआ कई पल विचार में डूबा रहा और फिर अंग्रेजी में बोला, यानी वह कनक पर गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन वह नैयर जो है कांता अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन कनक ने भी उसका पक्ष स्पष्ट कर दिया और जो नैयर के ही समर्थन में था। तो वह चुप बैठकर अंग्रेजी में बोला, कंती एक बात है, तुम चाहे जो कहो, बड़ू का मैं बहुत आदर करता हूँ, बात तो वे न्याय की ही कर रहे हैं। यानी नैयर कहता है कि मैं कंती, यानी जो अपनी पत्नी को कहता है कंती, और वो कहता है कि जो मैं बड़े लोगों का आदर करता हूँ, जो भी पंडित जी ने बात की है वह तो न्याय की ही बात कर रहे हैं। हमें तो ख्याल है न कि हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे। यानी नैयर कहता है कि हमें यह ख्याल है कि औरों के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे। उन्हें बेटी के वास्तविक दुख सुख का ख्याल है। वह जवानी में ही क्रांतिकारी नहीं थे, अब भी विचारों से क्रांतिकारी है। यानी वो पंडित जी जो थे जवानी में क्रांतिकारी थे, देश के लिए लड़े थे, लेकिन अब भी वह विचारों से क्रांतिकारी है। यानी वह बेटी को कनक की परेशानी समझ सकते। वह भी इंसान भय और स्वार्थ की चिंता न करके न्याय की बात सोचता है तो क्रांति की शक्ति का स्फुरन होता है। निस्वार्थ और निर्भय हुए बिना न्याय की बात सोची ही नहीं जा सकती। यानी जो क्रांति है, जो निडर होकर न्याय की बात सोचना ही क्रांति है। कांता को पति के मुख से पिता की सराहना तो अच्छी लगी, परंतु पिता की व्यवहारिक बात का समर्थन कैसे कर सकती थी। यानी कांता को जो है अपने पिता की सराहना नैयर ने की, पिता की उस
पिता की प्रशंसा की। कांता को अच्छी लगी, लेकिन पति के सामने पिता की बात का समर्थन कैसे करती। उसने झमक कर कहा कहा तो तुम तलाक कराओगे दोनों का? तुम्हें क्रांति करना मंजूर है? यानी तुम्हें नायर को कहती कि तो तुम दोनों का तलाक कराओगे, तुम्हें क्रांति करना, तुम्हें बदल करना मंजूर है? खैर, मैं क्या करूँगा या क्या कर सकता हूँ, यह मेरे साहस पर निर्भर है। यानी नायर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो मेरे साहस पर निर्भर करेगा, मेरे साहस पर निर्भर करेगा, मेरे विचार पर निर्भर करेगा। नायर ने बहू को उंगली से सहलाते हुए उत्तर दिया, पर मन में तो सही बात सोच सकता हूँ। यानी मन में मैं सही बात क्या है यह सोच सकता हूँ। जालंधर में कनक को उसे केवल बहन के घर जाना था, पर उसे जालंधर जाना ही पसंद नहीं था। वहाँ वह किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती थी। दिल्ली में वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि काम छोड़कर जाना भी कठिन था। परंतु जीजा और बहन ने बुलवाया था। उन लोगों के विरुद्ध करने से मुसीबत हो जाती थी। कनक ने इस विषय में गिल के सामने भी आशंका प्रकट की। यानी वह जालंधर कनक जाना नहीं चाहती थी, जाना पसंद भी नहीं था, लेकिन जो नैयर और कांता ने बुलवाया था तो उसका जाना भी सही था, क्योंकि उन लोगों के विचारों का जो विरोध नहीं कर सकती। तो इसने वह गिल के सामने आशंका जो थी मन में वह प्रकट की। गिल ने कहा था, वकील आदमी है, वह जो चाहेगा उसी के अनुसार युक्तियाँ बना लेगा। तलाक कानून तो टेढ़ा है टेढ़ा है। तलाक लेने देने की जिम्मेदारी पूरी पर ही छोड़ना ठीक है। यानी वह गिल कहता है कि जो नयल जो है वकील आदमी है, और वह जो चाहेगा वह उसकी युक्ति है, जो भी उसके तर्क है उसके आधार पर वह तलाक लेगा। और तलाक कानून तो टेढ़ा है। तलाक देने की जो जिम्मेदारी है वह अंतिमतः पूरी पर ही छोड़ना ठीक है। यह समझकर कि पूरी तलाक देना चाहता था, गिल को संतोष था। यानी पूरी जो है तलाक देना चाहता था और गिल को संतोष था, क्योंकि पूरी का और कनक का तलाक हो जाए तो वह गिल और कनक के बीच में रिश्ता बनने वाला था, शादी होने वाली थी। अब चिंता का कारण हो गया था। कनक को फैसले के लिए जालंधर जाना ही था। यानी अब चिंता थी कि कनक को फैसले के लिए जालंधर जाना ही था। कनक जालंधर पहुंचने की तिथि सूचना नहीं दे सकी थी। बहन को लिख दिया था उस रविवार या अगले रविवार पहुंचने का यत्न करेगी। जिस प्रकार की बातचीत के लिए जालंधर जा रही थी, बहन के बहुत अनुरोध के बावजूद जया को साथ नहीं ले गई थी। जया के चले जाने से पिताजी भी उदास हो जाते। यानी वह कनक जो है वह जालंधर जा रही थी और वह आप कांता से, लेकिन कांता ने अनुरोध किया था कि जया को साथ लाए, लेकिन वह पिताजी के पास दिल्ली में ही जया को छोड़कर जा रही थी जालंधर। कनक जालंधर स्टेशन पर मेल से उतरी तो सूर्योदय हो चुका था। जून के प्रभात का सूर्य क्षितिज के ऊपर उठते ही आंखों के चौंधिए रहा था। कनक किसी भी परिचित से आंख नहीं मिलाना चाहती थी। यानी कनक जो है जालंधर पहुंची सुबह जून के, और वो जो सूरज की जो रोशनी है इससे वह तिमतिमा रही थी, और वह कनक जो है किसी परिचित व्यक्ति से आंख नहीं मिलाना चाहती थी। जालंधर में आंखें झुकाए स्टेशन से निकली और रिक्शा लेकर कचहरी की ओर चल दी। भाग्य की बात, रिक्शा चाहर बाग के चौक से जा रही थी तो सुना, बीबी जी नमस्ते। यानी जो रिक्शा जो है वह कचहरी कोर्ट तक जा रही थी, तो चाहर बाग से रिक्शा जा रही थी। तभी आवाज़ आया कि बीबी जी नमस्ते। नमस्ते चलाने की थी। वह कनक को देखकर साइकिल से उतर गया। यानी वह जो कनक को देखकर साइकिल से उतर गया। चेला कनक को देखकर हर्ष से पुलक उठा, फिर साइकिल पर चढ़कर रिक्शा के साथ चलने लगा और बताया। चला जो नौकर था, और वह जो है वह साइकिल से उतरकर नमस्कार किया और फिर साइकिल चलाते चलाते रिक्शा के साथ साथ चलते चलते बता रहा है, उसे पूरी ने मेहराजी के यहाँ चिट्ठी दे आने के लिए भेजा था। बबली को न लाने पर विस्मय प्रकट किया। कनक कुछ उत्तर नहीं। यानी उसने जो भी पूरी ने उसको मेहराजी के यहाँ चिट्ठी देने के लिए कहा था, और वो जया को न साथ लाए, इसलिए भी उसने विस्मय प्रकट किया था। कनक का रिक्शा नैयर के मकान के रास्ते पर मुड़ा तो चला ने रिक्शा वाले को चेतावनी दी, किधर जा रहा है, मॉडल टाउन चलो। यानी वह कनक की
कनक का जो रिक्शा है वो नहर के मकान की तरफ जा रहा था, तो वह चेले ने यानी साइकिल वाला था, उसने चेतावनी दी, चुनौती दी कि रिक्शा जो है मॉडल टाउन में चलो। कनक को बोलना पड़ा, अभी मैं बहन जी के यहाँ जा रही हूँ। यानी कनक बोली कि मैं अभी बहन जी के पास जा रही हूँ, यानी कांता के पास। चला ने समझ लिया दिल्ली से बहन जी के लिए कुछ सामान लाई ही है, उससे मिलकर घर आएगी। यानी चला ने समझ लिया कि पहले बहन दिल्ली से जो भी उसने कांता के लिए कुछ सामान लाया होगा, पहले वहाँ जाएगी और फिर यहाँ आएगी। वहाँ पहले समाचार देने के लिए तेजी से मॉडल टाउन की ओर चला, यानी वो समाचार देने के लिए, पूरी को समाचार देने के लिए मॉडल टाउन चला गया। कनक जीजा और नानो नानो धीरू से दो दो बरस बाद मिल, यानी वो कनक जो है जीजा और उसके बच्चों को 2 साल बाद मिल रही थी। बच्चों को खूब प्यार किया, जीजा साली में नोक-झोंक हुई, पिताजी और जया के संबंध में समाचार दिए, यानी जो भी उसने कुशल समाचार मिला और वह जया को क्यों नहीं लाई, इसलिए वह पिताजी और जया एक दूसरे से मिलकर रहते अभी, इसलिए वो नहीं ऐसा ही बताया। अभी मिलन के उत्साह की बातें हो रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। नानो दौड़कर भीतर गई। फ़ोन सुनकर उसने डैडी को पुकार लिया, यानी ना फ़ोन की घंटी बजी, जो नानो जो है वह अंदर चली गई, फ़ोन उठाया और फिर उसने नैयर को आवाज़ दी। नैयर फ़ोन पर बात करके लौटा तो उसने चिंता से पूछा, पूरी को कैसे मालूम हो गया कि तुम आ गई हो? यानी नैयर ने पूछा कि पूरी को कैसे मालूम हुआ कि तुम आ गई हो? मरा चेला चौक में मिल गया था, यानी कनक बोल रही कि जो चेला जो है नौकर, वह चौक में मिल गया था। खूब बात करने के लिए जो ढंग सोचा था सब पलट गया। पूरी कह रहा है कि तुम आ रही थी तो हमने उसे सूचना क्यों नहीं दी। यानी पूरी जो कह रहा है नैयल से कि तुम आ रही हो तो हमने पूरी को क्यों नहीं बताया। मुझे कहना पड़ा, तुमने आने की सूचना नहीं दी थी, कभी कभी आकर बैठी है, अभी अभी आकर बैठी। यानी वह कह रहा है कि तो कनक ने आने की सूचना नहीं दी और अभी अभी आकर बैठी है, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। कनक ने आग झुकाए कह दिया, यानी कनक ने आग झुकाए कह दिया कि मुझे पूरी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं उसे कैसे कह देता कि तुम अपनी पत्नी से मिलने के लिए न आओ, या तुम अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते। तुम लीगन लीगन इंप्लीकेशन, कानूनी उलझाव नहीं समझती। वह अभी आ रहा है, यानी वह नैयर कहता है कि मैं उसको कैसे कहता कि तुम तुम्हारी पत्नी से मिलने नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, जो भी कानूनी सुझाव है तो वह नहीं समझती। वह अभी आ रहा है, आप मुझसे पूछ लेते। यानी कनक नैयर से बताती है कि तुम पहले मुझसे पूछ लेते, क्या बात करती हो, मैं कैसे कह देता कि तुम्हारी पत्नी से अनुमति ले लूँ। यानी फिर नैयर कहता कि मैं कैसे कह सकता कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी यानी कनक से अनुमति लेकर तुम्हें बताओ, कह नहीं सकता ना। तो इसलिए समीप खड़ी कांता ने चिंता से कहा, अच्छा तो यही यही होता है कि पहले हम लोग बात कर ले। यानी फिर कांता कहती कि अच्छा यह है कि पूरी आने से पहले हम लोग बात करें। सोचा तो यही था, नैयर ने स्वीकार किया, लेकिन मैं उसे कैसे रोक दूँ। मैं कुछ और कहता तो वह समझता मैं अड़चन डाल रहा हूँ। यानी नैयर कहता है मैं और उसको कुछ समझाता या रोकता तो वह समझता था कि नैयर भी उसमें समस्या उत्पन्न कर रहा है। नैयर कनक की ओर घूम गया। सुनो कन्नी, हमारा तुमसे यही अनुरोध है कि बात को बिगाड़ना नहीं। यानी वह नैयर कहता है कनक से कि सुनो कन्नी, हमारा यह सुझाव है कि तुम जो है बात को बिगाड़ना नहीं। बात बनाने बिगाड़ने का सवाल क्या है, बात तो सब हो चुकी, पिताजी ने आपको लिख दिया है। यानी वह कहती है कि बात बनाने या बिगड़ने का सवाल क्या है, बात जो भी है पिताजी ने आपको पत्र में लिख दी है। नैयर ने प्यार से समझाया, हाँ पिताजी ने लिख दिया है, पर पूरी डाइवोर्स नहीं चाहता। वह समझेगा हम और पिताजी ही यह सब कर रहे हैं। तुम्हें स्वयं भी तो उसे कहना चाहिए, अपनी इच्छा का कारण बताना चाहिए। यानी वो कनक को नैयर समझा रहा है कि मैं और पिताजी उसको कह नहीं सकते कि ड्राइवर तुम तलाक दो, और वह पूरी जो है वह भी ड्राइवर्स नहीं चाहता, यानी तलाक नहीं चाहता। तुम भी अपनी इच्छा उसके सामने बताओ, उसकी बात सुननी चाहिए, उसे कहने का तो हक है, यानी पूरी को भी बात करने का हक है, पूरी की भी बात सुननी चाहिए। उसकी बात सुनकर ही तो अंतिम निर्णय कर सकती हो 2-4 मिनट में आता होगा। यानी उसकी बात, पूरी की बात भी सुनकर फिर फैसला ले सकती हो। उसकी भी इच्छा क्या है जाननी चाहिए। उसके पास गाड़ी है, अभी आता ही होगा, ऐसा वो कहता है। कन्नी, हम दोनों का ही अनुरोध है, पूरी पूरी जो भी न्यूनताएं हो
उसका तुम पर वास्तविक अनुराग है। जया के भविष्य का प्रश्न है। तुम संयम से बात करना, उसे उसे तो दुत्कारना नहीं। तुम्हारा जो भी निश्चय हो, बात नम्रता से ही करना। यानी वह नैयर और कांता कनक को समझा ले कि जो भी बात है वह तुम नम्रता की और संयम से बात करना, उसमें दुत्कारता नहीं है, उसको उस पर गुस्सा नहीं निकालना। बात जो है संयम संयम से ही बात करना। जया के भविष्य का भी प्रश्न है। कन्या हमें तो सुलह कांता भी कह कहना चाहती थी कि जीने पर कदमों की आहट सुनाई दी। कांता चुप, यानी कांता कुछ कहना कहना चाहती थी, तभी जीने में से कदमों की आवाज़ सुनाई दी पैरों की, और पूरी बिना सूचना दिए ही ऊपर आ गया। खूब उलझे बर्फ की तरह खद्दर के कपड़े पहने था। यानी वह बिना सूचना दिए ही पूरी जो है अंदर आ गया, और फिर उसने कपड़े भी उलझे हुए पहने थे। आओ आओ, नयर ने उल्लास से स्वागत किया। तुम तो इतने तेज हो कि हमें फ़ोन करने का भी अवसर नहीं दिया। हम तो इसके इसके अकस्मात आ जाने से विस्मय से ही थे, तुम्हारा फ़ोन आ गया। यानी वह नहर कहता है कि आओ आओ, तुम तो इतने तेज़ हो कि हम फ़ोन करने से पहले ही तुम्हें पता चला और तुम आ गए। कनक ने जो है हमें आने का समाचार नहीं दिया, इसलिए हम विस्मय थे, आश्चर्यचकित चकित थे। विस्मय तो हमें हुआ, इन्हें क्या विस्मय है। कांता ने मजाक किया। यानी कांता का जीजा जो है वह पूरी है, तो कांता मजाक करते हुए कहती है कि विस्मय तो हमें है, इन्हें क्या विस्मय है। कांता ने मजाक ही किया। इन्हें तो दिल में तार मिल गया होगा कि आ रही है, और क्या मालूम यह खबर कहाँ देकर यहाँ आ बैठी कि सवारी लेकर लेने आई। यानी वह कहती कि इन्हें तो दिल में तार मिला होगा, दिल में समाचार मिला होगा कि ये आई है, दिल में वहाँ तार भेजा और यहाँ आकर बैठ ली है। पूरी ने झूठ-मूठ की मुस्कान से होठ हिलाए, यानी पूरी झूठ-मूठ मुस्कान से होठ हिला दिए। ग कनक गर्दन झुकाए निश्चल रही, यानी कनक जो है गर्दन झुकाए निश्चल बैठी थी। आप तो चाय लाओ, कन्नी तुम्हारी प्रतीक्षा में ठहरने के लिए कह रही थी। नैयर ने पूरी के कंधे पर थापी दी। और सुनाओ, उसे प्रसंग के अनुकूल कोई बात नहीं सूझ रही थी। यानी वह आप तो चाय लाओ, यानी वो आप तो चाय लाओ, कैसे नहर कहता है कि आप तो चाय लाओ। कितनी देर तक कनक जो है प्रतीक्षा में ठहरेगी चाय के। और नैयर ने पूरी के कंधे पर हाथ रखा और ऐसे थपथपाया। और सुनाओ, और वह नैयर पूरी से कहता है कि और बात सुनाओ। उसने प्रसंग के कोई अनुकूल बात करनी थी और वो सूझ नहीं रही थी। पूरी ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछ कर कहा, सुबह सुबह ही कितनी तीखी धूप है। यानी पूरी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा कि सुबह ही कितनी तेज धूप है, पसीना आ रहा है। नैयर ने पिछली रात की गर्मी की शिकायत की। छत पर पंखा रखे बिना नींद नहीं आ सकी। यानी नैयर ने पिछली रात की गर्मी की शिकायत की कि बिना पंखे के नींद न आई। कांता नानों पर स्कूल के लिए लेट हो जाने की झुंझलाहट प्रकट करती हुई कमरे से चली गई। यानी कांता जो है कह रही कि नानों को स्कूल जाने के लिए देर हो रही, ऐसी झुंझलाहट से वह कमरे से बाहर चली गई। नैयर 2-3 मिनट और बैठा मौसम की शिकायत करता रहा। 2 सप्ताह तो ऐसा ही हाल रहेगा। अभी तो मानसून बम्बई में पहुंची है। कम्युनिस्ट लोग कहेंगे कि अमेरिका ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण से मौसम खराब कर दिया। यानी वह नैयर कहता है कि मौसम की शिकायत कहता है कि वहाँ 2 सप्ताह लगेगी बारिश होने में। अभी तो वहाँ बम्बई में मानसून आ गया, यानी बारिश प्रारंभ हो गई। और कम्युनिस्ट लोग हैं वह कहेंगे कि अमेरिका ने जो हाइड्रोजन बम बनाया है, उसीलिए उसने उस परीक्षण में जो मौसम है वह खराब कर दिया है। दीनू चाय ले आया। नैयर ने सुनाया, तुम लोग मेरे कमरे में बैठो। यहाँ तो दीनू को सफाई भी करनी होगी, यहाँ सफाई हो चुकी है। यानी वह कहता है नैयर, तुम लोग हमारे कमरे में बैठो। पूरी को और कनक को कहता है यहाँ दीनू को सफाई भी करनी चाहिए, वहाँ सफाई हो चुकी है। यानी वो कमरे में सफाई हो चुकी है। पूरी उठ खड़ा हुआ। कनक वैसे ही गर्दन झुकाए निश्चल बैठी रही। नैयर ने उसकी पीठ पर थापी दी। यानी नैयर ने उसके पीठ पर थपथपाया और उसको भी कमरे में जाने के लिए कहा। उठ न 6 महीने मायके क्या रह आई है, फिर नई बहू की तरह नकली करने लगी। यानी वो नैयर कहता है मजाक के स्वर में कि 6 महीने तुम मायके रह के आई हो और नई दुल्हन के लिए तरह नकली कर रही हो। कनक के बाह में खींची कनक को बाह कनक को बाहर खींची जाने से उठ जाना पड़ा। यानी कनक
का हाथ पकड़कर उसने उठाया। नायर ने दोनों को साथ के कमरे में पहुंचाकर कहा, तुम चाय पियो, मैं नहा लूँ। यानी वह दोनों को एकांत में बात करने के लिए कमरे में बिठाया और नायर कहता है कि मैं नहाकर आता हूँ, तुम दोनों चाय ले लो। मैं नहाकर मैं नहाकर पीऊँगा। यानी कनक कहता है कि मैं स्नान करने के बाद चाय पीऊँगा। कमरे का पंखा चालू करके बाहर निकलते हुए उसने मुस्कुराकर किवाड़ उठका दिए, कोई नहीं आएगा। यानी वह नायर कहता है उन दोनों को कमरे में भेजकर पंखा लगाया और किवाड़ लगाते हुए कहता है कि कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो। कमरे में एक पलंग था, एक कुर्सी और एक टीपाई। तीनों चाय टीपाई पर रख गया था। नैयर ने कनक को बाहर से पकड़े लाकर पलंग पर बैठा दिया था। यानी जो कमरे के अंदर टीपाई थी, एक टेबल था, टीपाई यानी टेबल, और वह पलंग था, एक कुर्सी थी, और वहाँ पर टीपाई पर दीनू जो नौकर था उसने चाय रखी, और नैयर ने बाह में पकड़कर कनक को पलंग पर बिठाया था और कनक वहीं पर बैठी थी। पूरी कनक के समीप पलंग पर बैठ गया। इतने दिन बाद कनक को एकांत में पाकर उसका रोम रोम सनसना रहा था। भरे हुए गले से कहा, मुझे आने की खबर भी नहीं दी। यानी वह पूरी जो है कनक के पास जाकर पलंग पर बैठा और उसके रोम रोम में झलझना होने लगी, कुछ कंपन होने लगा, और वह भरे गले से कह रहा है कि मुझे आने की खबर तक नहीं दी तुमने। कनक सीने पर बाहें बांधे आंखें झुकाए बैठी थी। वह मौन और निश्चल रही। यानी कनक कुछ न बोली, वह मौन रही। कन्नी पूरी ने प्यार से धीमे स्वर में पुकारा और बाह कनक के कंधे पर रख दिया। यानी कनक को पूरी ने एक कन्नी कह के पुकारा प्यार से, और जो धीमे स्वर में कहा, और उसकी जो बाहें है कनक के कंधे पर रख दी। कनक पलंग से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। यानी कनक जो है पलंग से उठी और कुर्सी पर बैठ गई। पूरी की संपूर्ण उत्तेजना कड़वाहट में बदल गई। पल भर अपने आप को वश में करके फिर बोला। यानी वह कनक पूरी का जो भी पूरी के शरीर में जो भी उत्तेजना थी वह उत्तेजना करवट में बदल गई, और वह खुद को रोक कर फिर बोला, कन्नी, मेरे लिए तो तुम अब भी वही वही हो जो विवाह से पहले और विवाह के बाद थी। चलो अपने घर चलो। यानी वह पूरी कहता है कनक से, तुम तो मेरे लिए वही हो जो विवाह से पहले थी, अभी भी वही हो, चलो अपने घर चलो। कनक ने इनकार में सिर हिलाया। यानी कनक ने इनकार किया, और पूरी कुछ देर सोचकर बोला, वह घर मेरा नहीं तुम्हारा है। तुम्हारे कहने से ही वह मकान लिया था, तुम्हें वहाँ ही रहना होगा। मेरा कहना पसंद न हो तो मुझे निकाल देना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। यानी पूरी कहता है कि वह जो मॉडल टाउन का घर है वह मेरा नहीं तुम्हारा है। तुम्हारे कहने से मैंने वह मॉडल टाउन में मकान लिया था, और तुम वहाँ पर चलो और मुझे वहाँ से निकाल दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। कनक ने फिर भी इनकार में सिर हिला दिया। यानी कनक ने फिर इनकार किया, आखिर तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती। यानी वह कनक को कहता है पूरी कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। कनक बोली, संभव नहीं है। यानी कनक बोलती है कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं। पूरी फिर बोलता है कि संभव क्यों नहीं है। नहीं है। फिर कनक बोलती है कि नहीं है, यानी संभव नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हें जिस बात से विरक्ति विरक्ति थी, पूरी ने कातर स्वर में इस स्पष्ट बात करनी चाहिए। यानी पूरी ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि तुम्हें जिस बात से खटकता थी, जिस बात की कठिन विरक्ति थी, पूरी ने ऐसे कातरता में कहा लेकिन स्पष्ट कहना चाहा, वह नहीं होगी। यानी जो तुम्हें जिस बात की आशंका है वह बात नहीं होगी। मैं पति के अधिकार का तकाजा या उस तरह के संबंध की इच्छा कभी नहीं करूँगा। तुम अपने घर में रहो। यानी मैं उस पति के संबंध के बारे में कभी मैं तुम पर तकाजा, यानी तुम्हें पति के संबंध में मैं तुम्हें कभी पति के अधिकार से मैं तुम्हें कभी नहीं पास आऊँगा। तुम अपने घर चलो। कनक ने इनकार कर दिया। कनक ने फिर इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी सब बातें मानने को तैयार हूँ, तो फिर संभव क्यों नहीं। यानी पूरी कहता है कि मैं तुम्हारी सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम आने के लिए क्यों तैयार नहीं हो। जब संबंध नहीं तो मतलब क्या। यानी वो कनक कहती कि जब संबंध ही नहीं है तो मतलब क्या। संबंध क्या केवल वही होता है। यानी संबंध क्या केवल वही होता है। कनक ने समझा पूरी उसे धृष्टता से संकोच और जेब में बांधने का यत्न कर रहा था। उत्तर दे दिया, पति पत्नी में विशेष वही संबंध होता है
यानी कनक यानी पूरी कहना चाहता है कि संबंध केवल वही हो सकता है क्या, और भी कोई नहीं हो सकता क्या? तो कनक कहती कि पति पत्नी में विशेष वही संबंध होता है, और कोई दूसरे संबंध का उतना विशेष महत्व नहीं है। मैं तो समझता हूँ और बहुत कुछ भी होता है। यानी वह पूरी कहता है कि मैं समझता हूँ और बहुत कुछ भी होता है उस संबंध के अलावा। यानी पति पत्नी के प्रणय क्रीड़ा के अलावा भी बहुत कुछ होता है, कहने का मतलब यह था। और बहुत कुछ तो सभी के साथ हो सकता है। यानी कनक कहती है कि और बहुत कुछ तो सभी के साथ हो सकता है, लेकिन जो पति पत्नी में होता है वह हर किसी के साथ तो नहीं होता। पूरी को मौन हो जाना पड़ा, कुछ सोचकर बोला, तुम्हें क्या सचमुच मुझसे इतनी घृणा हो गई? यानी यानी वह पूरी कहता है मौन रहकर कि तुम्हें मुझे सच में इतनी घृणा हो गई है। इन बातों से लाभ? कनक आंखें झुकाए, यानी कनक आंखें झुकाए बोल रही कि इन बातों से क्या लाभ है? मैं तुम्हारी सब बातें मान लेने के लिए तैयार हूँ, तो हम क्यों साथ नहीं रह सकते? यानी पूरी कहता है कि मैं तुम्हारी सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, तो भी तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हमारा कोई संबंध नहीं तो साथ रहने का कारण क्या? यानी वह कनक कहती कि हमारा कोई संबंध ही नहीं तो साथ रहने का कारण ही क्या है? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। यानी कनक कहती है कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। कनक ने इनकार में सिर हिला दिया। यानी वह पूरी कहता है यहाँ पर कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, तो फिर कनक ने इनकार में सिर हिला दिया। मैं तुम्हारी बेटी का पिता हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। यानी पूरी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का पिता हूँ, मेरा उस पर अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है। यानी वह कनक कहती है कि उस पर भी कोई अधिकार नहीं। यह कैसे हो सकता है? पूरी ने प्रबल युक्ति पाकर कहा, वह मेरी बेटी है। यानी पूरी कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मेरी बेटी पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है? ऐसा कहा, और वह पूरी कहता है कि वह मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, पर मैं भी उसका पिता हूँ, वह मेरी भी संतान है। यानी पूरी कहता है कि वह तुम्हारी बेटी है, पर मैं भी उसका पिता हूँ, वह मेरी भी बेटी है, मेरी भी संतान है। संतान के लिए पिता का कर्तव्य और अधिकार होता है। यानी कनक कहती है कि संतान के लिए पिता का कर्तव्य और अधिकार होता है। आपने जब उर्मिला को निकाला था, तो आपको संतान का संदेह था। यानी जब उर्मिला को निकाला था घर से, तब आपको संतान का संदेह था, यानी बच्चा होगा या नहीं, इस पर संदेह था। इस बात को याद करके रोए भी थे। यानी इस बात को याद करके आप रोए भी थे। उस संतान के प्रति अधिकार और कर्तव्य कहाँ गए थे? यानी वह उस अधिकार के यानी वह जब कनक को बाहर निकाल कर जब बात कर रही थी कनक और पूरी, तो वह रोया था, और तब आपका कर्तव्य, जब आप रोए थे तब आपका कर्तव्य कहाँ गया था? कनक ने पूरी की ओर देखकर उत्तर मांगा, यानी उत्तर मांगा कि बताओ। पूरी झिझक कर बोला, यदि मैं किसी समय परिस्थितियों की मजबूरी और अपनी कमजोरी के कारण कर्तव्य नहीं निभा सका तो दोषी था, परंतु कर्तव्य निभाने के लिए उत्सुक हूँ तो अधिकार भी है। यानी वह पूरी कहता है, यदि मैं किसी परिस्थितियों से या मजबूरी में अपनी कमजोरी के कारण कर्तव्य निभा रहा हूँ, यानी कमजोरी होते हुए भी मैं वह कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो दोषी था, परंतु कर्तव्य निभाने के लिए उत्सुक भी तो अधिकार भी है। अधिकार माँ का है। मुझे अपनी बेटी के लिए संरक्षण मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती। यानी वह कहती है कि मेरे बेटी पर मेरा अधिकार है, मैं मेरी बेटी के लिए कोई संरक्षण मांगने की ज़रूरत नहीं, और मैं नहीं चाहती कि किसी का संरक्षण मेरी बेटी पर हो। कन्नी ऐसे निबाह कैसे होगा? यानी वह पूरी कहता है कि ऐसे कैसे तुम निभा सकोगी, ज़िंदगी कैसे काटोगी जैसे आप हो रहा है? यानी कनक कहती है कि जैसे आप हो रहा है, आप जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी प्रकार यह निबाह है या बर्बादी? यानी यह तो निभाना है या बर्बादी? आपने ही पिताजी को पत्र लिखा था, ऐसे निबाह नहीं नहीं हो सकता, डाइवोर्स दे दे देंगे, मैं भी वही चाहती हूँ, पिताजी वही वही उचित समझते हैं। यानी वह कनक कहती है कि आपने तो पिताजी को कहा था ऐसे निबाह नहीं हो सकता, यानी डाइवोर्स ले लेंगे, तलाक ले लेंगे, और मैं भी यही चाहती हूँ और पिताजी का भी यही विचार है। मैंने तो शब्द कभी नहीं लिखे, मैं तो डाइवोर्स की कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी वो पूरी कहता है कि मैंने वैसे डाइवोर्स के बारे में कभी लिखा नहीं, तलाक के बारे में, और मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो वही चाहता हूँ। मैं तो वही चाहती हूँ। यानी कनक कहती कि मैं तो वही डाइवोर्स ही चाहती हूँ। कन्नी, तुम्हें क्या हो गया है? पूरी का कंठ भर आया, हम लोग दुनिया को मुँह दिखाएंगे। यानी वह
पूरी कनक को कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, हम लोग मुंह को कैसा यानी दुनिया को कैसा मुंह दिखाएंगे। ऐसा कहती वह रुआसी आवाज़ हो गई, उसका कंठ भरा यानी वो रोने की अवस्था में आया। छलना से फायदा क्या है, तथ्य तो तथ्य है, दुनिया में टोटी पीटने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी वह कनक कहती कि छलना यानी रोकर छलना करने से क्या फ़ायदा है, जो सत्य है वह तो सत्य ही है। दुनिया में यानी दुनिया को टोटी पीटने से क्या ज़रूरत है, यानी दुनिया को बताने से क्या ज़रूरत। पूरी मौन रहा, कुछ न बोला, यानी पूरी मौन रहा। कनक भी कनक भी गर्दन झुकाए आंखें फर्श पर लगाई थी। पूरी के आंसुओं का घूंट भरने की खटक सुनाई दी। मन में आया, क्या क्या व्यर्थ नाटक है। उसी ने मुंह फेर कर पूछ लिया, मैं जाऊं। यानी फिर कनक ने गर्दन झुकाए आंखें फर्श पर लगाई, फर्श पर देख रही थी। पूरी के आंसुओं को घूंट भरने की खटक, यानी पूरी जो है आंसुओं को दबाने की आवाज़ सुनाई दी। और मन में आया, क्या व्यर्थ नाटक, यानी मन में आया कि क्या व्यर्थ नाटक है। उसी ने मुंह फेर कर पूछ लिया, यानी उसी ने मुंह फेर कर पूछ लिया कि मैं जाऊं। पूरी ने बहुत गहरा गहरा निश्वास लिया। तुम चाहे जैसे या जहाँ रहो, हमारा संबंध अटूट है, ड्राइवर्स नहीं होगा। यानी पूरी कहता है कि मैं जाऊँ, और फिर वो कहता है कि तुम चाहे जहाँ पर भी रहो, कैसे भी रहो, हमारा संबंध अटूट है, डाइवर्स नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, मुझे चाहिए। यानी कनक कहती है कि मुझे चाहिए। आखिर उस नाटक की ज़रूरत क्या है, यानी वह पूरी कहता है कि ड्राइवर्स या तलाक की ज़रूरत क्या है। नाटक तो झूठ बंधन है। मैं मरे सांप की केचुल से अपने अपने को क्यों बांधे रखूं। यानी वह कनक कहती है कि नाटक तो झूठ बंधन है, यानी ये जो भी वह एक झूठा बंधन है, झूठी शादी है। मैं मरे सांप की केचुल, यानी मरे सांप की तरह मैं बंधन में क्यों बंधे रहूं। पूरी का स्वर क्रोध में कड़ा हो गया। स्वतंत्रता चाहिए, दूसरा विवाह करना चाहती हो। यानी पूरी कहता है कि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, दूसरा विवाह करना चाहती हो, ऐसा वो क्रोध में बोला। जो मेरी इच्छा होगी, यानी कनक कहती है कि जो मेरी इच्छा होगी। किससे विवाह होगा, यानी वह फिर पूरी पूछता है कि किससे विवाह होगा। आपको मतलब नहीं, यानी कनक बोलती है कि आपको मतलब नहीं। गिल से आपको मतलब नहीं, यानी वह पूरी पूछता है गिल से। फिर कनक पूछती है कि आपको मतलब नहीं, मुझे मतलब है, तुम मेरी पत्नी हो। यानी वह पूरी कहता है कि मुझे इससे मतलब है, तुम मेरी पत्नी हो, आपकी पत्नी नहीं हो। आपने स्वयं पति का अधिकार छोड़ दिया है। यानी वह कनक कहती है कि आप मेरे पति नहीं हो, आपने पति का अधिकार छोड़ दिया है। वह बात मैंने तुम्हारे प्रति सहृदय के कारण कही थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया। यानी वह कनक कही पूरी कहता है कि मैंने जो बात की थी, वह बात तुम्हें मैंने सहृदय के कारण की थी, लेकिन तुमने धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है। मैंने छल कभी नहीं किया, कनक ने दृढ़ता से कहा। जिस दिन असहाय हो गया, स्पष्ट कह दिया, न छल किया है, न करने के लिए तैयार हूँ। यानी कनक कहती है कि जिस दिन मैंने छल नहीं किया, जिस दिन दृढ़ता से कहा, यानी जिस दिन मैंने दृढ़ता से कहा, जिस दिन असहाय हो, यानी जिस दिन तुम्हारी जो भी समस्या है वो मुझ में असहाय हो गई, उस दिन न छल किया और न छल किया है, और ना भी मैं छल करना चाहती हूँ। ड्राइवर्स नहीं दूंगा, संबंध का बंधन तोड़कर उछलहन कभी नहीं होने दूंगा। यानी वह पूरी कहता है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तलाक देकर जो भी रिश्ता है वह तोड़कर मैं उसको उछलहन नहीं होने दूंगा। बैर पू बैर पूरा करने के लिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ही संबंध रखेंगे। यानी वह पूरी कहता है कि बैर पूरा करने के लिए, और जो भी वह एक दूसरे के प्रति विरोध है, उस विरोध को पूरा करने के लिए या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ही संबंध रखेंगे। मैंने कभी किसी के साथ धोखा और क्रूरता नहीं की। तुम्हारे कारण उर्मिला को जाना पड़ा, अब यह गुल खिला रही हो। यानी वह पूरी कहता है कनक से कि मैंने कभी छल नहीं किया, धोखा नहीं दिया, तुम्हारे कारण उर्मिला को मुझे छोड़ना पड़ा, और अब तुम यह गुल खिला रही हो। आपने जो किया है जानती हूँ, उर्मिला के साथ, अपने माता पिता के साथ, तारा के साथ, किसके साथ छल और क्रूरता नहीं की। यानी वह कनक पूरी से कहती है कि आपने किसके साथ छल नहीं किया, आपने माता पिता के साथ छल किया, उर्मिला के साथ छल किया, तारा के साथ छल किया, और कितनी क्रूरता और छल, और इतना करने के बाद भी तुम कहती हो कि छल नहीं किया। तारा के साथ मैंने क्रूरता की है। यानी पूरी कहता है कि मैंने तारा के साथ क्रूरता की है, मैं सब जानती हूँ। फिर कनक कहती है कि मैं सब जानती हूँ। जानती हो तो ठीक है। पूरी ने क्रोध में दांत पीसे। फिर पूरी ने कुछ सोचकर पूछा, तुमने यहाँ से जाते समय तो डाइवर्स की बात नहीं की थी। मैं उसी प्रकार
प्रबंध करता। यानी वह पूरी कहता है कि तुमने यहाँ से जाते समय तलाक की बात नहीं की थी, तो मैं उसी प्रकार प्रबंध करता। तब मेरे मन में यह ख्याल नहीं था। यानी कनक कहती कि तब मेरे मन में यह ख्याल नहीं था। यह शिक्षा दिल्ली में मिली मिली है। यानी यह शिक्षा जो है तलाक की तुम्हें दिल्ली में मिली है, मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी। यानी कनक कहती कि मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी, किसी ने समझाया नहीं तलाक के बारे में। जिसने शीलो को दी थी, उसी ने तुम्हें भी दी होगी। यानी वो कहता है कि जिसने शीलो को दी है, उसी ने तुम्हें दी होगी। यानी तारा पर वह संशय करता है। यह गलत बात है, झूठ आरोप है। यानी कनक कहती कि यह गलत बात है, तारा ने मुझको इस विषय में कुछ नहीं कहा है। पूरी कमरे से निकलने लगा तो कनक ने फिर कह दिया, आप डाइवर्स नहीं देंगे तो मैं दूंगी। यानी वह पूरी को कहती है कि आप तलाक नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। पूरी कमरे से बाहर निकलकर सीधा जीने की ओर जा रहा था। नैयर ने उसे बुला लिया और अपने दफ्तर में ले गया। उसने पूरी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात हुई? उसे कुछ समझ में आया? यानी वह पूरी जा रहा था जीने की तरफ से बाहर, तो वह नैयर ने उसको आपके ऑफिस में या दफ्तर में ले गया और वह कंधे पर हाथ रखकर बिठा कर पूछा कि क्या बात हुई? उसे कुछ समझ आया? पूरी का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। कुछ देर बोल न सका। फिर उसने विस्मय प्रकट किया। यानी पूरी का चेहरा क्रोध से लाल हुआ गया था और वह कुछ बोल न पा रहा था, लेकिन फिर कुछ विस्मय से बोला, आप मुझे कह रहे थे कि ड्राइवर्स की बात नहीं सोचो। वह तो खुद ड्राइवर्स के लिए जिद कर रही है। कहती है पिताजी भी यही चाहते। यानी वह पूरी कहती है कि आप तो कह रही थी कि रिश्ता जोड़ने की बात, लेकिन वह तो ड्राइवर्स की तलाक की बात कर रही है और पिताजी भी यही चाहती है। ऐसी कह रही कि हाँ बिल्कुल, अभी इधर की बात होगी। इसने इसने जिद्दी की होगी तो पिताजी ने मान गए। यानी वो कहती कि यह जो बात है, कनक ने जिद की होगी तो पिताजी मान गए होंगे। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है, तुम अपना इरादा बताओ। यानी वह नैयर कहता है कि यह जो बात है तलाक की, यह बिल्कुल गलत बात है, तुम अपना इरादा बताओ। उसके कहने से तो सब कुछ नहीं होगा। यानी वह तुम्हें तुम्हें तो अभी धैर्य है। यानी वह कहता है नैयर कि उसके कहने से सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अभी धैर्य है। पूरी ने गहरा सांस लिया। धैर्य क्या है? आप खुद कह रहे हैं वह बात अव्यवहारिक है। यानी वह कहता है पूरी कहता है कि धैर्य क्या है? आप खुद कह रहे कि यह वह जो बात है वह अव्यवहारिक यानी गलत है। तो ठीक है, नैयर ने आश्वासन दिया कि वह ठीक है, उसके चाहने से ही नहीं होगा, उसे दिल्ली में ही रहने दो। यानी कहते कि उसके चाहने से नहीं होगा, उसको दिल्ली में ही रहने दो कनक को। नैयर का कांता यथासंभव कनक को तलाक के विचार से रोकना चाहते थे, परंतु वह जिद पकड़ी थी। यानी वह नैयर और कांता जो थी वह कनक को तलाक से रोकना चाहते थे, लेकिन उसकी जिद पकड़ी थी कि कनक ने कि वह तलाक लेगी। लंबी बहस में फिर वही बात आ गई। तुम सब परेशानियों से दूर दिल्ली में रहती हो, नाम मात्र के संबंध से तुम्हें क्या संकट है? बंधन को तोड़ देने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी स्वतंत्रता में क्या कमी है? यानी वह फिर पूरी कहता है कि तुम तो दिल्ली में रहती हो और फिर नाम मात्र संबंध है, इससे तुम्हें आपत्ति क्या है? और इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आएगी, केवल नाम मात्र बंधन है, पति पत्नी अलग है। व्यर्थ के संबंध से लाभ क्या? कनक ने फिर भी जिद की। यानी कनक कहती कि व्यर्थ के संबंध से, केवल नाम मात्र रिश्ते से लाभ क्या हो सकता है? कनक ने फिर जिद की। तुम कहती हो यह संबंध व्यर्थ हो चुका है, नहर ने तर्क किया। उसका तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं है, तो तुम्हें क्या बाधा है? यानी वह नैयर कहता है, तुम कहती हो कि यह संबंध व्यर्थ हो चुका है, इसमें कोई तर्क नहीं है। उसका उसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं है, तो बाधा क्या है? यानी उसका पूरी का तुम पर प्रभाव नहीं, तो इसकी बाधा भी क्या है? बाधा क्यों नहीं है? कनक ने अपने नाखूनों की ओर देखते हुए उत्तर दिया। यानी बाधा क्यों नहीं है ऐसा कहा? बाधा ही तो है, कम से कम कानूनी बंधन तो है। यानी कम से कम समाज के सामने कानूनी बंधन तो है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। क्यों दूसरे विवाह का विचार है? नैयर ने पूछा है। नैयर पूछता है कि क्या दूसरे विवाह का विचार है? प्रश्न व्यर्थ बंधन का है। यानी प्रश्न जो है व्यर्थ बंधन का है, विवाह का नहीं। फिर विवाह के लिए स्वतंत्रता चाहिए। यानी फिर नैयर पूछता है क्या विवाह के लिए स्वतंत्रता चाहिए? हो सकता है, कनक ने सिर झुकाए कह दिया। यानी हो सकता है विवाह भी हो जाए, ऐसा कह दिया। कांता का क्रोध आ गया। मर जा तू, तभी पूरी असहाय हो गया है। क्या असली बात यही है? यानी कांता को क्रोध आया और कहती कि मर जा तू, तभी पूरी असहाय हो गया, और क्या असली बात क्या है? कनक को गर्दन उठानी पड़ी।
यह बिल्कुल गलत है। ऐसे किसी विचार से जालंधर से नहीं गई थी। पिछली बार आपके दिल्ली से लौटने के बाद जब पिताजी ने कहा कि इस निस्सार बंधन को बनाए रखने से कोई लाभ नहीं, तब तक इस विषय की कल्पना नहीं की थी। यानी वह कहती है कि कनक कहती है कि मैंने यहाँ से जाते समय, जालंधर से जाते समय कोई तलाक के बारे में विचार नहीं किया था। फिर पिताजी ने कहा कि वह दिल्ली से जब कांता आई थी तब गई, और तब कहा कि ऐसे संबंध को, निस्साय संबंध को बनाए रखने में लाभ या कोई तब तब तक इस यानी उसके पिताजी ने, पंडित जी ने कहा था कि दिल्ली से जब कांता आई थी और वह दिल्ली से लौट जालंधर आई थी, तब पिताजी ने कहा कि इस निशाय यानी निशाय कोई इसका कोई सहाय या कोई मदद, निशाय संबंध को बनाए रखने से कोई लाभ नहीं, तब तक यानी पिताजी ने कहा था कि निशाय संबंध को बनाए रखने से कोई लाभ नहीं, तब तक कनक ने तलाक की बात सोची नहीं थी। असंभव लगता था इसलिए कल्पना नहीं की होगी, मन में इच्छा तो रही होगी। नयल ने कठोरता से कहा। यानी वो कहते कि असंभव लगता था इसलिए कल्पना तलाक की नहीं की होगी, लेकिन मन में तो इच्छा रही होगी। नयल ने कठोरता से कहा। बिल्कुल गलत। जब तक उन्हें पति माना ऐसी इच्छा की कल्पना भी नहीं की। यानी जब तक पूरी को पति माना तब तक ऐसे तलाक की विचार आए ही नहीं या किया ही नहीं। कनक ने गर्दन उठाकर दृढ़ता से विरोध किया। यानी कनक ने दृढ़ता से कहा, सुनो, तुम्हारा ब्याह अपनी मर्जी से हुआ था। लड़की के कितने ब्याह होते हैं? कांता ने पूछा। यानी वो कहती है कांता, तुम्हारा जो विवाह है, कांता कहती कि तुम्हारी जो शादी है तुम्हारी मर्जी से हुई है, और लड़की की कितनी शादियाँ हो सकती है? कांता ने पूछा। आप लोग ही कहते थे वह मेरी भूल थी, एक भूल हो गई तो क्या जीवन का हक नहीं रहा? यानी कनक कहती है कि आप लोग ही कहते थे, कांता से कहती है कि आप लोग ही कहते थे मैंने मेरे शादी करके भूल किया और वह भूल हो गई है, क्या उसी भूल में मैं जीवन भर जीवन जीव, क्या यही अधिकार नहीं? यानी मैं उस भूल हो चुकी है, उस भूल को मैं भूल कर आगे जाना चाहती हूँ। कहने का मतलब हक हो तो भी तुम्हें अपनी और अपने संबंधियों की स्थिति का, लड़की के भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। नयर ने नरमी से कहा। नयर नरमी स्वर में कहता है कि हक जो तुम्हारा है, लेकिन तो आपने सामने अपने रिश्तेदारों के बारे में या अपने लड़की के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। कनक उत्तेजित हो गई थी। उसने कह दिया, आप लोग अपनी झेप या ख्याली बदनामी की चिंता में मुझे बलि देना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए मैं मर गई। आप लोगों के मुंह नहीं लगूंगी। मेरी लड़की किसी पर बोझ नहीं बनेगी। यानी वह नहर को कहती है कि आप लोगों को आपकी इज्जत की मान सम्मान की पड़ी है, तो ऐसा समझिए कि मैं आपके लिए मर गई हूँ और मेरी जो लड़की है किसी पर बोझ नहीं बनेगी। कनक आंचल में मुंह लपेटकर दूसरे कमरे में चली गई और पलंग पर पड़ गई। यानी दूसरे कमरे में जाकर पलंग पर जाकर गिर पड़ी। नयर ने कुछ देर बाद कनक को बुला लिया और समझाने लगा, कन्नी, मैं तुम्हारे भाव समझता हूँ, मन में तुम्हारे साहस की सराहना भी करता हूँ। तुम व्यर्थ आडंबर और छलना का विरोध कर रही हो, परंतु इस काम में तो चाहने पर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। यानी वह नयर कहता है कि तुम जो है मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वह पूरी का भी नज़दीकी है और कनक का भी। तलाक का एक कानून है। कानूनन तलाक तुम तभी दे सकती हो जब यह साबित कर सको कि यह तो पति नपुंसक है, या वह तुम्हें मारता पीटता रहा है, या उसका किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध है, या उसे ऐसा कोई असाध्य रोग है जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य की आशंका हो, या वह तुम्हारे छोड़कर चला गया हो, या उसने तुम्हें घर से निकाल दिया हो। इनमें से कोई भी बात तुम पर साबित नहीं कर सकती। यानी वह नायर कहता है कि जो भी कानून तलाक देता है उसके लिए सबूत चाहिए, या तो पति जो है नपुंसक हो, इसका भी सबूत होना चाहिए, या तुम्हें मारता पीटता हो, झगड़ा करता हो, या किसी अन्य स्त्री से उसके संबंध हो, इसके या कोई असाध्य रोग हो, तभी और इससे तुम्हारे स्वास्थ्य को
हानि निर्माण हो रही है, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए, तभी तुम कानूनन तलाक ले सकती हो। ऐसा नैयर कांता को समझा रहा है। पूरी के पास अलबत्ता और भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण तुम्हारा उसके घर में रहने से इनकार करना। उसने तो तुम्हें घर में रखने से इनकार नहीं किया, यानी पूरी के पास कारण हो सकते हैं तलाक देने के। उदाहरण था पूरी जो कह सकता है कि कनक जो है मेरे पास रहना नहीं चाहती, वह घर से नहीं है, लेकिन उसने तो घर से तुम्हें निकाला नहीं है और घर से रहने में उसने इनकार भी नहीं किया। तुम उसके साथ रहना संभव नहीं समझती। इस बात का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं, यानी वह नैयर कहता है कि तुम जो है कनक जो है पूरी के साथ रहना नहीं चाहती, इस बात का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। पूरी की जीत अजीब प्रकृति की बात कांता ने मुझे बताई है, यानी पूरी की जो भी जीत है, जो भी अजीब प्रवृत्ति है, उसकी बात कांता ने बताई है। वह ज़रूर असहाय होगी, परंतु उसके लिए अदालत में गवाही के रूप में कोई प्रमाण पेश नहीं किया जा सकता, यानी वह कनक के प्रति अदालत में जो भी रूप में प्रमाण पेश, यानी जो भी सबूत चाहिए, वह सबूत नहीं होगा। अदालत तथ्यों को गवाही के प्रमाण से ही मान सकती है। तलाक की इच्छा करना व्यर्थ है, यानी वो अदालत जो है गवाही को प्रमाण मान सकती है, यानी गवाही सब कुछ वहाँ पर है, तलाक की इच्छा तुम्हारी करना व्यर्थ है। ऐसा नैयर कांता को समझा रहा है। कनक जालंधर से लौट रही थी तो दिमाग बहुत परेशान था। गिल को क्या बताएगी, यानी कनक जो है जालंधर से दिल्ली जा रही थी, तो वह परेशान थी कि वह गिल को क्या बताएगी, यानी गिल को तो कहा था कि जब तलाक होगा तब हम बात करेंगे। यानी यहाँ तक जो है 18 भाग समाप्त हो चुके हैं हमारे उपन्यास के। इसके आगे का भाग बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।